आज शुरू करना है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स जानते हैं क्या होता है? मैटर वेव्स का शुरू भी आज हो जाएगा और खत्म भी आज ही हो जाएगा। मैटर वेव ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है मैटर वेव्स। तो ये जो हमारे क्या नाम है इसका, ये एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली करके। तो उस डी ब्रोगली साइंटिस्ट का कहना था कि जो भी कुछ मटेरियल होते हैं ना, डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट है उसका कहना था कि कुछ मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल जो हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? कई बार मूविंग जो मटेरियल होते हैं वो हमारे एक वेव की तरह काम कर सकते हैं, ऐसा उसका कहना था। तो उसने हमसे बताया कि सम मटेरियल समटाइम एक्ट्स एज किसकी तरह? पार्टिकल की तरह। तो ये एक पॉइंट है हमारा। सर एटम चैप्टर है। नहीं, मैटर वेव। ओके सर। तो डी ब्रोगली के हिसाब से मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम, मूविंग मटेरियल पार्टिकल, यहाँ पर मूविंग शब्द थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मूविंग मटेरियल पार्टिकल, मूविंग, यहाँ पर मूविंग सबको थोड़ा सा अपन ध्यान रखते हैं। तो जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल होता है ना, वो हमारा कैसा रहता है? कई बार वेव की तरह काम करता है। अभी कोई थोड़ी दिनों पहले, थोड़े दिन क्या, पिछले 2 दिन में हम लोगों ने क्या सीखा कि लाइट जो है एक वेव की तरह काम करती है। मतलब लाइट जो एक्चुअली वेव है वो पार्टिकल की तरह काम करती है। आज हम मैटर वेव्स में इसका जस्ट उलट पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई भी एक मूविंग पार्टिकल है वो एक वेव की तरह काम करता है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास यदि मान लेते हैं एक कार ले ली हमने, अगर ये कार हम लोग की एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है, इस कार का मास m है और इस कार की वेलोसिटी जो है हमारी वो v है। तो इस कार के लिए उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा, मतलब कार है, मूविंग है, मास इनटू वेलोसिटी हो गया, तो इसका जो मोमेंटम आएगा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो जो इसका मोमेंटम रहेगा p, वो मास इनटू वेलोसिटी के बराबर रहेगा मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है इसकी। हर कार है, कार भी हमें हमसे कहा जा रहा है भले ही ये पार्टिकल है लेकिन एक ये वेव की तरह काम करेगी, मूविंग। तो अगर कोई भी वेव होती है, वेव के पास क्या रहता है? वेवलेंथ। तो हमसे इस कार की वेवलेंथ निकालनी होगी। तो वेवलेंथ ऑफ कार, तो वेवलेंथ लैम्डा कितनी हो जाएगी हमारी वेवलेंथ? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये हमें बताया गया। दिस वेवलेंथ इज नोन एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने बताया था कि यदि जो हम लाइट को कह रहे हैं क्या, कि हमारी एक वेव होने के बावजूद पार्टिकल फोटोन की तरह काम कर रही है, तो डी ब्रोगली भाई साहब ने हमको बताया कि जो पार्टिकल है एक्चुअली में वो भी एक वेव की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ तो मैंने कार आपके लिए बना दी दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये पार्टिकल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैस के पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जो हैवी स्पीड से, वेलोसिटी से जा सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड है बच्चा लोग, ये जो वेलोसिटी v है ना हमारी, इस वेलोसिटी v को कंपैरेबल होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के। अब आप लोग समझ रहे हो ना कंपैरेबल का मतलब क्या होता है? क्यों अंकित? कंपैरेबल का मतलब समझ रहे हो? यस सर, मतलब लाइट की स्पीड के आगे इसकी स्पीड को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, नेग्लेक्ट ना कर सकें। जैसे कि अगर हम आम तौर पे देखें, कार कितनी चलती है? 100-200, फास्टेस्ट कार 1000-1200 किलोमीटर जेट कार है एक कोई। तो वो किलोमीटर पर आ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई कार की। तो कंपैरिजन ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग को आमतौर पर जो हम बड़े बड़ी चीजें, हैवी ऑब्जेक्ट्स, ट्रेन, कार, बस, प्लेन, हवाई जहाज, रॉकेट, इनको देखते हैं तो ये वेव की तरह नहीं मिलते हमें। क्यों? क्योंकि इनकी वेलोसिटी कंपेयर ही नहीं की जा सकती स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, वेव होने के लिए आपकी कंपेरेबल होना चाहिए कुछ स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में।
स्पीड जो है कंपेरेबल होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में हमसे ऐसे बताया गया है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ यहाँ पर लैम्डा है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, यही हमारा चैप्टर है मैटर वेव्स डी ब्रोगली की, बस इसी वेवलेंथ पे बनता है। और अगर कायदे से बोले तो चैप्टर में और कुछ बचता भी नहीं है, लेकिन हाँ अब इसी के थोड़े थोड़े यूज बना लेते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा कुछ नया नया निकलते चले जाता है। जैसे कि इसी में ही देख लो, अगर हमसे काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली जाए, ठीक, काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली जाए, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है सौम्या? क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन? सौम्या बोलो बेटा। नहीं बताओगी? बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या रहेगा? कोई और बताएगा? शिक्षा तुम्हें पता है? गतिज ऊर्जा और संवेग, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन। अरे यार, ऊपर नीचे m का गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। एम स्क्वायर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एम, और टू तो था ही, पी स्क्वायर अपॉन टू एम। तो यहां से अगर हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे थे, तो लेमडा इज इक्वल्स टू क्या बोला गया, एच अपॉन पी। ऑब्वियसली एच हमें पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, इसको हम एच अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ई जो हम लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ई या काइनेटिक एनर्जी पूरे ही लिख दिया मैंने, तो ई या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम। सो लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी हो जाता है, एच अपॉन टू एम के ई हो जाता है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, एक जनरल सिचुएशन है, आपको बहुत आसान से सिंपल से सवाल जो हैं वो इसमें करने को मिलते हैं, और ज्यादा इसमें ऐसे फिर सिचुएशन बदलती चली जाती हैं तो हमारा आंसर अलग अलग होते चले जाता है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से ही हमारी ये रिलेट होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स जो एसोसिएट रहती है हमारी विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। इस तरह के पार्टिकल आपको जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, और ज्यादा से ज्यादा हमसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तक, ये पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ निकालेंगे वो 10 टू द पावर माइनस 10 यानी कि एंगस्ट्रॉम के लेवल की रहती हैं। ठीक है, इनकी जो रेंज रहती है वो एंगस्ट्रॉम लेवल की, एंगस्ट्रॉम के रेंज की रहती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो लैम्डा जो है हमारा पी यानी कि मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मोमेंटम आपका बढ़ेगा तो लैम्डा आपका घटेगा। फिर जा तो घट लैम्डा का घटना हमारे लिए थोड़ा सा वेव पता करने के लिए आसान होता है। यदि लैम्डा कम होता है ना, तो आप उसकी वेवलेंथ तो देख सकते हो। जैसे लैम्डा मान लो हजारों किलोमीटर का हो गया, तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्चुअली वेव है या क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूं जो वेवलेंथ है, जो वेव अपन इक्वेशन, अगर वेव की इक्वेशन देखते हैं तो वेव की इक्वेशन के साथ क्या रहता है कि आप मतलब वेव जब देखना है तो कागज पे बना पाना चाहिए। अब कागज पे बना पाना या फिर समझ पाना। अब जैसे हजारों किलोमीटर उसकी वेवलेंथ हो गई, तो फिर आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि वेव है कि नहीं। तो पता चलने के लिए आपकी वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम फेंगस्ट्रॉम के लेवल का, या उससे भी कम होना पड़ेगा। आपकी जे वेवलेंथ जितनी कम यानी कि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा यानी कि एनर्जी उतनी ज्यादा, तो एनर्जी हमें उसमें मिलती रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है
यदि मास m का पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो हमारा क्या आएगा। फिर अब आते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, अभी सिंपल है, अब असली में आपको क्वेश्चंस जैसे आते हैं हम केवल क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज्ड पार्टिकल। associated with charged particle. de Broglie wavelength associated with charged particle. Charged particle से associated de Broglie wavelength कौन सी होती है हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ? चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड। अब उसके लिए पहले तो ये समझना है हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा दिखता है, क्या है चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो मान लेते हैं हमारा एक चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है, Q इस पे चार्ज है और M इसका मास है, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये बता दो स्पेसिफिक चार्ज नाम की एक चीज होती है। कोई बताएगा स्पेसिफिक चार्ज क्या चीज होती है? कोई बताएगा स्पेसिफिक चार्ज क्या चीज होती है? स्पेसिफिक चार्ज, एनीवन? स्पेसिफिक चार्ज नहीं, 1.6 चार्ज पर यूनिट में। चार्ज पर यूनिट मास, वैल्यू थोड़ी होती है उसकी कोई। चार्ज पर यूनिट मास, हर अलग अलग आइटम का स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग होता है। चार्ज पर यूनिट मास को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। लिख लो, आपको जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। चार्ज पर यूनिट मास को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, लिख लो उसे ढंग से। तो ये जो हमारे पास था एक Q जो चार्ज था और M मास था उसका, उसको हमने कहाँ रखा हुआ है? ऐसी जगह रखा हुआ है जहां का पोटेंशियल, और मतलब जहां का पोटेंशियल हम V1 है, और ये चलते 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 जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, चलते 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 इधर आ गया। यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो V2 है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है हमारा वो डेल्टा V आया है, V2 माइनस V1। इसको हम सिर्फ V लिख लेते हैं अभी के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में। अब हमने जब इसे भेजा, शुरुआत में जब हमने इसको भेजा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो u रही होगी और फाइनल वेलोसिटी जो रही होगी उसकी v रही होगी, ठीक है। तो इसमें चार्ज को पोटेंशियल ने आगे तक ले जाने में वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन, चार्ज को लेके कौन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो लेके गया होगा। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? Q इंटू वी। वर्क डन बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? हाफ mv²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट बच्चों, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हो जाएगा? क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, कौन बताएगा? Sum of all work done is equals to energy. चेंज Kinetic इन, energy चेंज इन काइनेटिक। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से Q इंटू वी बराबर हाफ m v² माइनस u²। मतलब इस स्थिति पर, सॉरी एक मिनट,
12mv² माइनस मल्ट कॉमन नहीं लेते, हमें अलग करना है। तो QV माइनस ½ mu² बराबर ½ mv²। अब ज्यादातर केसेस जो तुमको मिलेंगे उसमें तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी 0 दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी 0 दी जाएगी। इफ u इक्वल्स टू 0, अगर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी पहले से 0 है, 0 है, तो QV बराबर हो जाएगा हमारा ½ mv²। यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो हमसे ऐसे पूछा जाए कि जो ये स्थिति है, इस स्थिति में इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, लैम्डा, इस स्थिति में इसका लैम्डा बताओ। तो इस स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने। इस स्थिति में हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो ऊपर चलो चलते हैं, क्या लिखा हमने, लैम्डा बराबर h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम किसके बराबर लिख देंगे, ½ mv²। ½ mv² किसके बराबर है, QV। ये कब के लिए, यदि u0 है। अगर u0 नहीं होगा तो अपना ½ mv² इस पूरे आइटम के बराबर होगा। बस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे अपने नीट वीट में, उसमें इनिशियल वो कहते हैं अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस v दे दिया, फ्रॉम रेस्ट u0 दे दिया, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाली, वो वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और जब हम ये दोनों इकट्ठे मिला करके रखते हैं, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p इज इक्वल्स टू h/mv इज इक्वल्स टू h/√2mke। और अब एक और फॉर्मूला हो गया h/√2mqv। भूल जाओगे क्या इसको, क्यों बच्चा लोग, भूल जाओगे कि याद रखोगे? अब ये पूरा चैप्टर केवल फॉर्मूले वाला है। मैं इतने क्लोजली तुम्हें बता रहा हूं जिससे कि तुम समझ जाओ, तो गलती ना करो आगे। मतलब अगर तुमसे फॉर्मूले याद नहीं भी हो तो भी तुम कर लो। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चे फॉर्मूले ही भूल जाते हैं, खराब अगर होता है उनका पेपर तो, क्योंकि नीट में केवल मॉडर्न फिजिक्स में फॉर्मूले टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा हैवी न्यूमेरिकल नहीं आते, पर फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हम कैसा कैसा कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं। हम क्या है, हर बार काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी अपनी, वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो वर्क डन यानी कि Q इंटू वी के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को बस एलिमिनेट कर दिया अपन ने Q इंटू वी से, तो हमारा ये हो जाएगा 2m Q इंटू वी। अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर जैसे हमसे कुछ चीजें, हमसे पहले से कुछ चीजें बता दी जाएं, फॉर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फॉर इसके लिए कितना होगा। तो देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है, प्रोटॉन के लिए फिक्स है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ चीजें हम यहाँ पर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह। सौम्या सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ सर। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है क्या तो बोल दे। नो सर। देख लो पक्की बात। वो क्यों भाई? लेमडा इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो लेमडा इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आएगी 12.27/√v। ये तुम्हें एज इट इज याद करना है, 12.27/√v। अगर याद नहीं होता है तो भी कोई ऐसे, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा इसको याद करने के लिए। काहे में? एंगस्ट्रॉम में आएगा ये। लैम्डा इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, v पोटेंशियल से अगर हमने एक्सेलरेटेड किया तो लैम्डा v होगा हमारा 12.77/√v। यहाँ पर हमने 2√2 जो था, h जो था उसकी वैल्यू रख दी, m की वैल्यू रख दी और q की वैल्यू रख दी। फिर इसके बाद आते हैं लैम्डा प्रोटॉन।
तो लैम्डा प्रोटॉन हमारा, अब कोई बता सकता है क्या केवल देख करके कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा कि लैम्डा प्रोटॉन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? लैम्डा प्रोटॉन बड़ा आएगा कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन बड़ा आएगा? केवल ये बता दो कौन बड़ा आएगा, इलेक्ट्रॉन बड़ा आएगा कि प्रोटॉन बड़ा आएगा? स्नेहा बताओ जरा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन बड़ा आ रहा है कि लैम्डा प्रोटॉन बड़ा आ रहा है? प्रोटॉन सर। क्यों? सर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हमेशा सर कम रहती प्रोटॉन से। काय की वैल्यू कम रहती? चार्ज की? यस सर। कुछ कोई उल्टी सीधी दवाई खा रही हो क्या आजकल तुम? कक्षा 12 नो की, सर। कक्षा 12 की छात्रा हो तुम, पता है तुम्हें? जो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें ऐसे लगती हैं जैसे कि तुमने कोई पाप कर दिया हो। उस पाप के लिए तुमको गरम तेल की कढ़ाई में तलने वाली सजा मिलनी चाहिए। तुम बताओ अंकित जरा, इलेक्ट्रॉन लैम्डा बड़ा आएगा कि प्रोटॉन लैम्डा बड़ा आएगा? सर इलेक्ट्रॉन का क्यों बड़ा बड़ा आएगा, आएगा? क्यों बड़ा आएगा? क्योंकि सर उसका मास प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होता है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, और मास यहाँ पर फॉर्मूले में नीचे आ रहा है। और चार्ज वो सेम हो। सेम रहता है। समझ में आया स्नेहा? यस सर। कितना रहता है चार्ज? कितना रहता है इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर चार्ज? बस, 7.6 इंटू 10⁻⁻19। गुड। तो यहां पर देखो, जो हमारा H है वो H कांस्टेंट है दोनों के लिए, 2 कांस्टेंट है दोनों के लिए, Q कांस्टेंट है दोनों के लिए। मास जो है आपका वो हमारा जो है प्रोटॉन का ज्यादा है, और मास फॉर्मूले में नीचे आ रहा है। इसका मतलब वैल्यू मास ज्यादा होने पर घटेगी। तो ये आती है अपनी, ये आती है 0.286, 0.286। आपको बहुत सारी बार ये रेशियो निकालने को आता है, तो रेशियो निकालने का आपको व्यवस्था बनाना पड़ता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालने को आए तो आप तो ऐसे ही निकालना है। यदि आपको प्रोटॉन या फिर इसका आ जाए, अल्फा पार्टिकल का आ जाए, प्रोटॉन या फिर अल्फा पार्टिकल का रेशियो निकालने को आ जाए, यदि V की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तब फिर आप क्या करते? मैं यहां पर फॉर्मूला तो लिख देता हूं, लेमडा अल्फा पार्टिकल 0.101 डिवाइड बाय अंडर रूट V। लेकिन आप उसको ऐसे करोगे नहीं, ठीक है? आप मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम 1 मानते हैं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? 2 हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। यदि मास ऑफ प्रोटॉन हम मानते हैं 1, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा 4। यदि चार्ज ऑन प्रोटॉन मानते हैं 1, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हो जाएगा हमारा 2। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, किसी को पता है क्या? एनीवन बोल दो। गलत सही से चिंता मत किया करो, तुम तो बोल दिया करो, बोलो। बोल दो भाई, जा मत बोलो, मैं भी नहीं बताता। अब आए समझ में, आए नहीं आए तो नहीं आए, कोई भी नहीं बोल रहा है मास 1 चार्ज क्यों, किसी को भी नहीं पता। अब ढूंढना खुद से, क्वेश्चन आएगा तब देखूंगा मैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे ये चार्ज्ड पार्टिकल के लिए हो गया, फिर फॉर एन एग्जांपल अब हम लेते हैं गैस के लिए, गैस पार्टिकल के लिए। अब हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ लेते हैं हमारे गैस पार्टिकल के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद गैस पार्टिकल्स। ठीक है, ओके, एक मिनट। गैस पार्टिकल के लिए गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है गैस मॉलिक्यूल्स की?
डी सर ब्रोगली। हाफ MVRMS। हाँ, और अगर VRMS की हम वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर के टर्म्स में? 3/2 kT। देखते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस पार्टिकल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, गैस पार्टिकल के लिए। लेट T बी दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर let T be the absolute temperature of what gas molecules। ठीक है। then kinetic energy of associated with thermal velocity will be तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। बस काइनेटिक एनर्जी की तरह 3/2 kT लिख देंगे। सो देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट व्हाट 2m काइनेटिक एनर्जी h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 kT। 3 से 3 उड़ जाएगा तो h अपॉन अंडर रूट 3m kT। ये हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल की, जो T एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रखे। 1 मिनट बच्चों। तो ये हो गया हमारा गैस मॉलिक्यूल्स के कारण, उनकी गैस मॉलिक्यूल्स के कारण कह रहा हूँ, गैस मॉलिक्यूल की थर्मल वेलोसिटी जो है वो हमारा ये हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल की थर्मल वेलोसिटी। बता भाई साहब, किसी को कोई समझने में समस्या आ रही है तो पूछ लो। सर इधर के क्या है? के हमारा वो कौन सा कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.56 10 टू द पावर कुछ वैल्यू होती है उसकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बताओ भाई। आपको Yes, और भी आ सकते हैं, आपको इस तरह के और भी, ये तो बस मैं यहाँ लिख करके छोड़ रहा हूँ। जब क्वेश्चन में अगर आएंगे और भी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको क्या आ सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, क्यों बच्चों? यस सर। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने के कारण उसकी जो एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन जब हमारा ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास भी वेलोसिटी होती है, वो भी स्पीड में मूव कर रहा होता है। तो हमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट में रखे गए बोर एटम के इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। ठीक है, तो सब में आपको वेलोसिटी निकाल लेनी है, वेलोसिटी से मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को? जो बोर मॉडल होता है ना हमारा, बोर मॉडल के लिए कुछ मोमेंटम का कुछ रिलेशन ऐसा कुछ है क्या बोर मॉडल के लिए? चलो 12th वालों को नहीं पता होगा अपने, ये इन लोगों को तो पता होगा बोर मॉडल, ड्रॉपर वालों को। क्यों भाई, किसको पता है बोर मॉडल? बोर मॉडल में कुछ मोमेंटम सा रहता है, कुछ फॉर्मूला सा रहता है, अच्छा सा कुछ तो रहता है बोर मॉडल। ओहो,
बोर मॉडल नहीं पता? भाई साहब बोर मॉडल जो है वो अपने को ऐसे एक एक बताता है, MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स इज NH upon 2 pi is integer of H upon 2 pi multiple integer of NH of 2 pi, यानी कि जो H upon 2 pi, तो जो MVR की वैल्यू होती है वो NH upon 2 pi के बराबर होती है, यानी कि MV की वैल्यू NH upon 2 pi R के बराबर होती है। 2 pi R जहाँ पे सरकमफ्रेंस है पूरा का पूरा, तो MV की वैल्यू अपने को मोमेंटम की वैल्यू निकल आती है, तो उसको भी यहाँ पर हम रख करके लैम्डा निकाल सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको किसी भी सिचुएशन में अगर एंगल वो इसमें निकालने के लिए आए तो आप ऐसे ही करेंगे। किसी भी सिचुएशन में आपको निकालने के लिए आए, आपको बार बार काइनेटिक एनर्जी लेके उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना? अब रुको जरा, मैं कुछ ओपन करता हूँ, क्वेश्चंस कुछ कराता हूँ आपसे। क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये जो मैं करा रहा हूँ वो क्या है। चलो ये बताएं, रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज, जहां पर ME है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और M अल्फा है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना? रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, find the ratio of momentum of an electron and alpha particle, electron and alpha particle which are accelerated from rest by a potential, same potential, which are accelerated from rest by same potential difference. Same potential difference 100 वोल्ट। यहाँ पर हमें जो गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ अल्फा ऐसे ही दिया है, अल्फा का मास M अल्फा और इलेक्ट्रॉन का मास M इलेक्ट्रॉन। तो आपको अब सॉल्व करना है इसको, इनके मोमेंटम का रेशियो निकालना है। अभी अभी मैंने कुछ पढ़ाया है, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताएं। बताएं जल्दी से।
किसी ने नहीं किया? चलो भैया, बढ़िया है, सही कर रहे हो एकदम, बहुत अच्छे। थोड़ी देर पहले जो बताया वो सब भूल जाया करो। रेशियो ऑफ मोमेंटम पी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय पी अल्फा पार्टिकल बताना है। मोमेंटम बराबर क्या होता है, अभी अभी पढ़े हम, अंडर रूट क्या होता है, 2 m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। यहाँ पर 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पर हुड़ुक हुड़ुक उड़ जाएगा। मास, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर होती है, तो मास ऑफ सर इलेक्ट्रॉन, रूट ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा। बस सही है, बिल्कुल सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, यानी कि Q कितना है, इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज जो होता है, इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है 100 वोल्ट का, यहाँ पर मास ऑफ एल्फा इंटू चार्ज एल्फा पे कितना होता है, 2E। अब यहाँ केवल हम मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो प्लस माइनस का लफड़ा हो नहीं रहा, तो V से V कट जाएगा और E से E कट जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ एल्फा पार्टिकल बराबर अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। बताएं कोई, किसी को कोई समस्या दिख रही है तो, किसी को कोई समस्या है तो बताएं, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना बोले जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी समझ में आया कि नहीं बच्चों? यस सर। पक्की बात, किसी सर प्रकार की अल्फा समस्या? पार्टिकल का मास तो 4 होता ना। अल्फा का मास 4, मास 4 होता है ना, मास किससे 4 होता है, और मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। अल्फा हाँ पे तो 4 चार्ज टाइम्स तो, होता है। अल्फा पे चार्ज +2 होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तब आता है ना अल्फा। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचे, तो मास तो हमारा 4 का 4 रहा, लेकिन जो चार्ज है वो 0 से +2 हो गया। और बस ठीक है, हो गया, ठीक है ना? बोलो सौम्या। सर इसमें 2 हम्म, अंडर रूट 2 नहीं आएगा क्या? क्यों? मास तो हमने Me और Mα ही लिखे ना, मास को थोड़ी लिखा। और अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करोगे ना मास, तो इलेक्ट्रॉन के 4 गुना नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत होता है, 40,000 गुना कुछ होता है। इलेक्ट्रॉन का मास फिर लिखना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 पावर, इसका लिखना पड़ेगा 6.6667 इंटू 10 पावर -27, और इलेक्ट्रॉन का तब होता है 9.1 10 पावर -31। अगर तुम मास लिख रहे हो तो, अभी यहाँ पे कंपेयर ही नहीं कर रहे मतलब मास को। मास तो जैसे कैसे छोड़ दिया ना हमने, चार्ज चार्ज के लिए किया केवल। हमें दिया था ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me और मास ऑफ एल्फा, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, उसमें भी हमें Me और M अल्फा के टर्म्स में ही आंसर निकालना होगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ अभी हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है हमारा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ प्रोटॉन एंड फॉर अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, then ratio of their velocities will be, if de Broglie wavelength of what, a proton and an alpha particle are equal, if de Broglie wavelength of a proton and an alpha particle are equal, then ratio of their velocities will be,
आंसर आया मेरे पास। ओके, अब ऑप्शन बताने की बारी है। हाँ, ये ऑप्शन में तो है। ऑप्शन है अपने 4:1, 2:1, 1:2 और 1:4। 4:1, 2:1, 1:2, 1:4, ये ऑप्शन है अपने। निकालो जल्दी से, क्या आंसर है? 4:1, 2:1, 1:2 और 1:4। ऐसे नहीं बताना, मुझे प्राइवेट चैट में भेजना। और अगर आ गया है तो ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं फिर। अनिकेत, अंशुमन, तुम लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हो क्या? क्यों अनिकेत? बेटा अंशुमन, यस सर। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, आ रहा समझ में। तो इतना स्लो क्यों हो तुम? सर कर ए, रहे हैं 1 मिनट। पता नहीं क्या कर रहे हो। 1 मिनट मिलता है हमें। अंकित का भी सही है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अब हम प्रोटॉन और उसके मास को कंपेयर कर सकते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ एल्फा, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसका मास, यदि प्रोटॉन का मास तुम 1 लिखते हो तो तुम एल्फा का मास 4 लिख सकते हो, बिकॉज एल्फा इज द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर, यानी कि टोटल 4 प्रोटॉन हो गए, और प्रोटॉन तो अकेला प्रोटॉन है ही। तो ये रिलेशन है। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है। मैंने ये इंफॉर्मेशन लिख दी, MP अपॉन एन एम एल्फा बराबर 1/4। अब इसका तुम अगर यूज कर पाओ तो कर लो। ये वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, ये आपको खुद ही करना है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा। इसको नहीं करूंगा मैं। सही है, सभी का सही है। शिखा, अंकित, अभिषेक, सौम्य और दिव्यांशी ने आंसर दिया है, और सभी का सही है। आंसर तो मैं नहीं बता रहा, आपको खुद ही करना है, जिससे नहीं हुआ। और नहीं हो फिर तो कल पूछना, कल मैं कराऊंगा फिर। हाँ दिव्यांशी, मैंने बोल तो दिया, आ गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड बताओ। चलो अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एंगस्ट्रॉम विद 1, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 1 एंगस्ट्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ? What is the speed of an electron with, what is the speed of an electron, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है विद 1 एंगस्ट्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ? बहुत छोटा सा है।
ये कुछ सही सा लग रहा है मुझे, ऑप्शन देख लें क्या? ये तो ऑप्शन में नहीं है भाई साहब, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। शिखा, ऑप्शन में नहीं है ये। सर वो गलती से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया। सही कर लो, तब तो और ज्यादा अंतर आना चाहिए था ना। तुमने एंगस्ट्रॉम को नहीं बदला है मीटर में। सर बदला है सर करो, वो। बताओ आंसर, बताओ सॉल्व करने के बाद बताओ। ये क्या लिखा हुआ है वैभव? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा। सर पहले जो क्वेश्चन था उसका ठीक है, ये भी कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें लिखा क्या है। सर ए अल्फा। हम्म, हाँ ये आंसर ठीक लग रहा है, अंकित का भी ठीक है, इनका भी ठीक है, चलो ठीक है, ये आंसर ठीक है। आंसर बता देता हूँ, आएगा 7.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। 7.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। करने का तरीका भी चलो मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। स्पीड निकालना है, मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमें पता है h अपॉन p होता है, हमें पता है h अपॉन m v होता है, तो v बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू m अपॉन h। लैम्डा की वैल्यू दी है 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10⁻⁻31 किलोग्राम, और h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यूज को सब कुछ सॉल्व करोगे तुम, 6.6 से ये 9.1 जाएगा, 6 1 कितना आ रहा है आंसर तुम लोगों का? 1.7 ना, 7.2 कैसे आ रहा है? अंशुमन तुम्हारा गलत है। हाँ जो वैल्यू तो मैंने सारी सही लिखी, फिर मेरा ऐसा क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे जैसा? 7.2 ही तो आएगा। डिवाइड करने पे हाँ, मुझे तो 1 से कटता हुआ दिख रहा है, 9.1 ऊपर और 6.6 नीचे, पॉइंट से पॉइंट है। 6.6 ऊपर होगा, हाँ सर। 6.6 ऊपर होगा, 9.1 नीचे होगा। अच्छा, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, गुड, यही तो कह रहा हूँ मैं। v चाहिए हमें, तो h ऊपर रहेगा, h अपॉन m लैम्डा हो जाए। h अपॉन m लैम्डा, h अपॉन m लैम्डा, तो h की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34, n की वैल्यू 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, और लेमडा की वैल्यू हमारी 10
10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व कर लोगे तो 7.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। अब जो क्वेश्चन मैं तुमसे कह रहा था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना, आपको बताना है द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो मैंने शुरू किया था अब वो बताना है। चलो देखता हूँ। चलो इसका सॉल्व करो। ये तो आता ही नहीं होगा। सर माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स MVR इज इक्वल्स टू n टाइम्स होता है h अपॉन 2 पाई के, जहां पर n हमारी r रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाती है, n क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब कौन सी ऑर्बिट है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है हमारा, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये तो हमें पता ही है। तो हमें निकालना क्या था, n निकालना है। तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा h अपॉन 2 पाई r इंटू mv। तो हमें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है हमें लैम्डा 10⁻⁹ मीटर, और ये किसके बराबर होता है, h अपॉन mv के, नहीं होता है। हाँ। तो हम यहाँ सर आपने उल्टा लिख दिया। क्या उल्टा लिख दिया, फिर से उल्टा लिख दिया मैंने। यस सर। अरे जो कि आज कुछ हो गया मुझे।
तो हमें चाहिए था n mvr इंटू 2 पाई डिवाइड बाय h बराबर हो जाता है हमारा क्या n। अब ठीक है। यस सर। तो Yes, यहाँ sir. यहाँ से देखिएगा h अपॉन एम वी, h अपॉन एम वी, ये एक्चुअली एम वी अपॉन एच है। अपन को h अपॉन एम वी की वैल्यू पता है, तो h अपॉन एम वी की वैल्यू पता है और एन एच अपॉन एच उसमें रख लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा। तो But अब 2 पाई अपॉन में लैम्डा नहीं हो जाएगा नीचे, नहीं 2 पाई r R इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू n। अब r कैसे निकालेंगे, r आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर बोर्स और रेडियस, फॉर बोर्स फॉर, हाँ सही सही लिख रहा था मैं, बोर्स हाइड्रोजन एटम 0.521 करके कुछ इतने एंगस्ट्रॉम होती है क्या, सर रेडियस। रेडियस 0.5 होती है एंगस्ट्रॉम। अब तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया यार। नहीं सर वो हाइड्रोजन के लिए होता हाँ तो हाइड्रोजन के लिए ही तो पूछ रहा है अपन, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर की रेडियस का फॉर्मूला कुछ एन एन होता है, एन स्क्वायर होता है। अब तो मैं कंफ्यूज हो गया यार, एक मिनट रुक जाओ, अब मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बोर की हाइड्रोजन एटम रहता है हमारा, उसके लिए अगर आपको रेडियस निकालनी है तो वो आर एन, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो वो होती है हमारी एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, जहां पर आर नॉट की वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन एटम के लिए। वैसे एन स्क्वायर बाय जेड होता है, अगर तुम्हें और अंदर घुसना है तो एन स्क्वायर बाय जेड होता है, एन स्क्वायर बाय जेड होता है। जेड तो जानते हैं ना, क्यों बच्चों, जेड तो जानते हैं ना। yes sir. हाँ, एटॉमिक नंबर, जैसे अगर हाइड्रोजन लिया तो उसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 1 और हीलियम हीलियम रहेगा तो, 2 लिथियम रहेगा तो, 3 बस 3 बोर बोर एटम में ज्यादा दूर तक नहीं जाते अपन। बोर की जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बस ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 तक जाते हैं, फिर नहीं जाते आगे। तो हेयर जो आर नॉट की वैल्यू जो होती है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम जो रहती है वैल्यू, बस। तो यहां से आर की जगह आप क्या लिख दोगे बच्चों, ये याद करना पड़ेगा आपको, बस ये याद कर लेना। ये अगर अभी याद कर लोगे ना तो आगे आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी। अभी हम इसी 2 4 6 दिन में चैप्टर ये पूरा मॉडर्न फिजिक्स में हम इधर पहुंचने ही वाले हैं बोर में, अगला शायद कल से ही हम शुरू कर दें, तो बोर में हम लोग कल से करेंगे ही। तो ये समझा दूंगा मैं एग्जैक्टली आया कैसे। बहुत बेहतर, मुझे बोर बहुत अच्छा लगता है, बोर की जो पूरी इतनी बड़ी सी कैलकुलेशन है ना, वो अच्छी इसलिए लगती है, सब जुड़ी रहती है आपस में। सो 2 पाई आर की जगह हम लोग लिख लेंगे एन स्क्वायर, जेड तो 1 है, आर नॉट डिवाइड बाय लेमडा बराबर एन, एक एन से एक एन उड़ गया, तो यहां से फाइनली एन की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, एन इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर नॉट। लेमडा की वैल्यू दी हुई है आपको और आर नॉट की वैल्यू आपने याद कर लेनी है, और ऐसे करके आप एन निकाल पाओगे। क्लियर है भाई, क्यों, क्लियर है कि नहीं है। yes sir. यहां Yes, से sir. देख लिएगा, यहां से आप लोग केवल एन की वैल्यू नहीं निकालते, यहां से लेमडा भी निकालते। कई सारे सवाल आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको दिया जाएगा कि लेमडा निकालो 4th ऑर्बिट में हाइड्रोजन के, 6th ऑर्बिट में हाइड्रोजन के। जेड यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, अगर जेड भी मैं लिखता तो जेड हमारा किधर किधर आ जाता, जेड एन स्क्वायर के नीचे जेड, तो जेड इधर आ जाता हमारा, है ना, और जेड इधर रह जाता हमारा, रह जाता कि नहीं, बोलो। बोल नहीं रहा तुम लोग, हाँ है ना, बोलो Yes, जल्दी। sir. सभी को समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने। आपको कहीं भी बोर रेडियस जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना पड़ेगी,
तो किसी भी तरह के डी ब्रोगली में आपको कुछ ना कुछ घुमा के फिरा के यहीं आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके यहीं आना पड़ेगा आपको। तो वो मतलब काइनेटिक एनर्जी में ही आना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें किया ना काइनेटिक एनर्जी और रेडियस ऐसे मोमेंटम वगैरह से, इसको भी तो हमने मोमेंटम निकाल के किया, तो मोमेंटम निकाल के ही करना है अल्टीमेटली। लैम्डा निकालना है तो एच अपॉन पी, एच अपॉन एम वी होता है, वही फॉर्मूला लगना है बार बार। तो ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। हाँ बेटा। सर उसमें रेडियस की वैल्यू मीटर में रखेंगे? हाँ मीटर में ही रखेंगे, तभी हमारा जो एन की वैल्यू बनाएगी, क्योंकि बाकी सब हम लोग मीटर में, लैम्डा की वैल्यू भी मीटर में रखेंगे, आर नॉट की भी मीटर में रखेंगे, और जेड तो हमारा संख्या होती है, तो या तो दोनों एंगस्ट्रॉम में रख दो या दोनों मीटर में रख दो। ठीक है, यस सर। यहाँ हमें एंगस्ट्रॉम माइनस यहाँ पर मीटर में दिए ना, या फिर तो इसको 10 एंगस्ट्रॉम लिख दो और फिर रख के यहाँ पर सॉल्व कर लो। लैम्डा को 10 टू द माइनस 9 मीटर दिया, तो इसको 10 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर करके एंगस्ट्रॉम में करके लिख लेंगे। गॉट इट? सर कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक अपना एटम्स है, कल हम लोग एटम शुरू करेंगे। सर और मुझे एच.सी. वर्मा के कुछ डाउट पूछने थे। पूछ लेना अभी। रोटेशनल मोशन का है? वो जो कल पूछा था वो है, एक दो और है बस। अच्छा, चलो मैं टाइम दे दूंगा तुम्हें अभी, एक आध दो दिन में, और इकट्ठे कर लो डाउट, 2-3 में क्या होता है, और इकट्ठे कर लो, टाइम दे दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, क्लास खत्म, ऐसे ही मतलब लाइव क्लास में ही समझा देंगे तुम्हें। ठीक है सर। चलो ओके भाई, बाय, धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चलो भाई बच्चों, बाय।